हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेंडलवाद और चैप्टर के बारे में समझा था और कुछ विशेष प्रकार की डेफिनेशंस देखी थी। ठीक है, तो अब हम उस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है हमारा पार्ट 2। ठीक है, तो मेंडल ने जो प्रयोग किए वो इतना सक्सेसफुल क्यों हुए, यानी उसके वजह से उसे मेंडलवाद ही कह दिया हमने, है ना, और उसे आनुवंशिकी का जनक भी बता दिया। तो उसके प्रयोग इतने सक्सेसफुल क्यों रहे, उसका रीज़न क्या है, उसके वजह क्या है। तो रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस, यानी मेंडल के सफल होने के लिए कारण क्या थे, ये सफल होने के पीछे कारण क्या थे। सबसे पहला कारण क्या था कि उसने जो भी प्रयोग किए उन सब के रिजल्ट में जो उसे आंकड़े मिले ना, रिजल्ट में जो उसे आंकड़े मिले उसने उन्हें सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विधि से नोट किया, सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विधि से नोट किया, यानी केयरफुली नोटेड इट डाउन बाय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया, उनका अध्ययन किया, उन्हें समझा, उससे उसका अर्थ निकाला। यानी वो सिर्फ आंखों देखे पर भरोसा नहीं किया, उसने उसमें मैथ भी लगाई और फिर उसका रिजल्ट उन दोनों से मैच किया उसने, तब जाके उसको इतनी सफलता मिली। दूसरा वजह क्या है कि उसका प्लांट का चुनाव या पादप का चुनाव, उसने एकदम सही पौधा चुना। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि उसने एकदम सही पौधा चुना, तो उसने वो सही पौधे के रूप में मटर को ही क्यों चुना, या मटर में ऐसे क्या गुण थे जिसकी वजह से उसने मटर को ही चुना। अब ये जो बात है ना कि सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट या मटर के पौधे को चुनने के पीछे जो कारण है, ये हर एक साल छोड़ के एक साल पेपर में आता है, 2 मार्क्स के लिए आता है और आपको अच्छे खासे नंबर दे के जाता है। इसमें सिर्फ 4 पॉइंट है, ठीक है, जिनमें बहुत नए नए शब्द हैं, उनका हमें प्रयोग करना है और उसको समझना है। और ये पिछले साल नहीं आया था, तो इस बार आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्टार मार्क लगा देती हूँ। ठीक है, स्टार मार्क मतलब इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि पेपर में आ ही सकता है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना। पहला पॉइंट क्या है, क्योंकि ये पौधा क्या है, 1 वर्षीय या एनुअल है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यानी पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होता है, मटर का पौधा लगभग 2 सीजन्स तक रहता है। एक सीजन के स्टार्ट में इसकी बुआई की जाती है और दूसरे सीजन के स्टार्ट तक ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेता है। यानी सर्दी के शुरुआत में, यानी बारिश जब जाने वाली होती है उस मौसम में इसकी बुआई की जाती है, यानी इसे बोया जाता है, और सर्दियों में ये हमें फल भी दे देता है और गर्मी शुरू होने से पहले ये पौधा ख़त्म भी हो जाता है। राइट, तो 1 वर्षीय हो गया ये प्रोसेस, तो एक ही साल में हो गई ना। सर्दी में सर्दी की फसल है ये, है ना, तो 1 साल का पौधा है, यानी फटाफट इससे एक के बाद एक जनरेशन प्राप्त की जा सकती है। जैसे मैंने एक पौधा लगाया, फिर उससे उसकी संततियाँ, जो उसके फ्रूट्स हुए वो उसकी संतति हो गई, वो प्राप्त कर लिया, देख लिया ये कैसा है, इसमें क्या गुण है, और फिर उस बीज को भी उगा के देख लिया, तो हमें पता चल गया कि इसके पेरेंट प्लांट में तो ये गुण थे और ये जो नया संतति आई है इसमें ऐसे ऐसे लक्षण है ना, तो फटाफट देखा जा सकता है। तो ये पौधा 1 वर्षीय है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या है कि इस पौधे के फूल, यानी जो पुष्प हैं, वो द्विलिंगी है या बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर या द्विलिंगी पुष्प है, जिसके वजह से सेल्फ पॉलिनेशन या स्वयुग्मन या स्व परागण की प्रक्रिया होती है, जिसके वजह से हमें समयुग्मजी या होमोजाइगस प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होता है। अब जो चारों बड़े बड़े नाम लिए मैंने, वो चारों ही नए हैं अपने लिए। ठीक है, तो एक एक नाम को धीरे धीरे समझते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर या द्विलिंगी पुष्प का क्या मतलब हुआ, जैसे हम जानवरों में या जंतुओं में देखते हैं, हमें क्लियरली पता चलता है कि ये इसकी माता है, ये इसके पिता है और ये बच्चा है इनका। लेकिन पौधों में तो ऐसा नहीं होता ना। पौधों में हम बता सकते हैं क्या, एक ही पौधा होता है, उसी पर फूल लगते हैं, फिर उसी से नए बीज भी लग जाते हैं। तो पौधे की तो प्रोजेनी बीज हुई, पौधे की संतति तो बीज हुई, तो पौधे में माता पिता कैसे पता चलेंगे। तो एक सिंपल सा फ्लावर मैं आपको बना के बताती हूँ।
ठीक है, ये कोई फ्लावर है, मैंने बीच में से काट के आपके लिए बना दिया। तो ये जो रेड कलर की है ये तो इसकी पंखुड़ियाँ हो गई। ये जो पीछे ग्रीन कलर का बनाया है, जो फ्लावर के नीचे ग्रीन ग्रीन कलर की पंखुड़ियाँ होती है, ये वो हो गई। अब फ्लावर के अंदर हमने देखा है कुछ डंठल जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, राइट। उन डंठल में क्या होता है, ब्लैक पेन से वो डंठल बनाती हूँ मैं आपके लिए। जो बीच वाली स्टिक होती है ना, ये वाली, ये तो होता है फीमेल पार्ट, यानी ये क्या करती है, मादा यानी फीमेल का काम करती है, ठीक है। और इसके साइड में कुछ ऐसे छोटे छोटे ये भी लगे हुए होते हैं ना, है ना, ऐसा कुछ लगा हुआ होता है साइड साइड में। तो ये जो साइड वाली स्ट्रक्चर होती है ना, ये करती है मेल का काम। तो एक पौधे के अंदर मेल और फीमेल दोनों हो गए। और फिर क्या होगा, मैंने आपको बताया था क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल एक कोशिका देता है और फीमेल एक कोशिका देती है, और फिर उससे एक नई कोशिका बनती है जिससे आगे जाके बेबी या संतति का फॉर्मेशन होता है। तो पौधों में क्या होता है, ये जो मेल वाली संरचना है ना, इसके अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे कण से बनते हैं। आप अब की बार जब फ्लावर देखो ना तो गौर करना कि फ्लावर के अंदर कुछ ऐसा पाउडर पाउडर निकलता है ना, ज़्यादातर पीले रंग का होता है वो, उससे हम क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कण। तो वो कण क्या होते हैं, हवा या कीट पतंगों के सहारे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ पहुँचने के बाद ना ये फीमेल पार्ट होता है, तो फीमेल के पास अपनी कोशिका यहाँ नीचे प्रेजेंट होती है, तो ये अंदर आके फिर यहाँ तक आ जाता है। तो ऐसे करके मेल और फीमेल मिलके एक बना लेते हैं। तो कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं, कुछ में सिर्फ ये फीमेल वाली होती है, कुछ में सिर्फ मेल वाला होता है, और कुछ फ्लावर में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो मटर के पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको क्या बोल दिया है, द्विलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब इसके बाद क्या शब्द आया, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वयुग्मन। सेल्फ पॉलिनेशन या स्वयुग्मन का क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये पौधा द्विलिंगी है तो इसी के नर वाले भाग में जो कण बनेंगे वो उसी के फीमेल वाले पार्ट पे जाके गिरेंगे, है ना, उसी फ्लावर का उसके अंदर ही गिर जाएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा, है ना। तो जब ये खुद के अंदर ही हो रहा है, खुद मतलब सेल्फ, और पॉलिनेशन इस प्रक्रिया को बोल देते हैं, तो खुद के अंदर पॉलिनेशन होना यानी स्वयुग्मन, स्वतः के अंदर हो जा रहा है। तो ये स्वतः के अंदर हो जा रहा है। अब क्योंकि ये स्वतः के अंदर हो जा रहा है तो इसकी वजह से बाहर का कुछ आया नहीं, तो यानी खुद के लक्षण खुद में आ जाएंगे, है ना। तो शुद्ध वंशक्रम मिलेगा। शुद्ध वंशक्रम यानी सेम टू सेम पेरेंट जैसा, है ना, पेरेंट के लक्षण बराबर इसमें आएंगे। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो डीएनए का जब एक्सचेंज होगा यानी जब जीन विनिमय होगा तो थोड़ी विभिन्नता उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन शुद्ध वंशक्रम मिलेगा, है ना, शुद्ध प्योर लाइन मिल जाएगी, क्योंकि पेरेंट से ही आया, कोई बाहर से कुछ नहीं आया, है ना। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर या द्विलिंगी पुष्प होता है जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन या स्वयुग्मन होता है, जिसकी वजह से प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम मिलती है, जो कैसी होती है, समयुग्मजी या होमोजाइगस होती है। अब ये जो समयुग्मजी या होमोजाइगस है ना, इसको हम थोड़ी देर बाद में या हमारे अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अब तीसरी वजह क्या है कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। तीसरी वजह ये है कि वो खुद से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो गया कि ये एक फ्लावर है, इसके फीमेल पे वो किसी दूसरे फूल का जो कण होता है वो लाकर गिरा सकता है ना, जिसकी वजह से अब वो वाले कण की नर कोशिका इस वाले फूल के, वो किसी और फूल की नर कोशिका जो थी, जो उसने यहाँ तक लाई, है ना, जो कण लाए थे उसके अंदर नर कोशिका होती है, तो वो किसी और पुष्प वाली नर कोशिका यहाँ पर आके पॉलिनेशन या परागण करा सकती है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। और आर्टिफिशियल वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि मेंडल ने खुद करा, यानी मनुष्य, ह्यूमन ने अपनी इंटरफेरेंस की ओर कराया। अगर प्रकृति ये करती तो ये नेचुरल हो जाता, है ना, अपने आप हो रहा होता तो नेचुरल हो जाता, क्योंकि मनुष्य ने इसे करवाया, इसलिए हम आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन बोल देंगे, ठीक है। अब एक नाम आया विपुंसन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इमैस्क्यूलेशन, विपुंसन या इमैस्क्यूलेशन। अब क्योंकि
देखिए बात को समझिए, क्योंकि ये किसी और फ्लावर में से ये कण लाके यहाँ तक डालना चाहता है, तो इसे ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इसके खुद के फूल वाले कण यहाँ पर ना गिरे, है ना। ये तो इसको पक्का करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि बाद में ये डाले और ये वाला पहले ही यहाँ पे गिरा हुआ हो और इससे पहले ही वो प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी हो बीज बनने की, है ना। तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसे हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, यानी मैं कहूँ तो इसे यहाँ से इस नर भाग को काटना पड़ेगा, है ना। ऐसे करके इस नर भाग को काटना पड़ेगा, तब जाके ये पक्का हो पाएगा कि बाहर वाला ही यहाँ पर गिरा और उस बाहर वाले से ही बीज मिला है। तो जब मनुष्य इस नर भाग को काटे या किसी अन्य विधि से हटाए, काट कर हटाए या किसी अन्य विधि से तोड़कर या काट कर हटाए, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन या इमैस्क्युलेशन। हिंदी में इंग्लिश वाले नाम को अगर मैं समझाऊँ, ई का मतलब होता है नहीं, मैस्क्युलेशन हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, जो मैस्कुलाइन वर्ड होता है वो नर या नर लक्षण के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इमैस्कुलेशन यानी नर के लक्षण को हटाना, ठीक है। या विपुंसन, विपुंसन का अगर मैं शब्द तोड़ूं, मतलब वी मतलब हटाना, पुंसन जो नर भाग होता है ना उसे पुमंग कहते हैं, तो पुन को हटाना, विपुंसन, ठीक है। तो विपुंसन कराया, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कराया आसानी से जा सकता है। ये था तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण क्या है कि विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। विपर्यासी लक्षणों के जोड़े क्या हो गए, जैसे एक लक्षण है कि पौधे की लंबाई का, कि ये पौधा इतना लंबा होगा, एक होता है ना, एक लंबा होता है एक बौना होता है, तो पौधों में भी ऐसा होता है। तो अब एक ही जीन है जिसके अंदर ये दोनों लक्षण हैं, अब जो प्रकट होगा पौधा वैसा हो जाएगा। समझ रहे हो कि पौधे के अंदर जीन तो दोनों हैं, लंबा होने के भी और बौना होने के भी है, लेकिन जो प्रकट होगा उसी का असर पौधे पे दिखेगा। अगर लंबे वाला जीन प्रकट हो रहा है तो लंबा लगेगा, अगर बौने वाला वो प्रकट हो रहा है तो पौधा बौना बनेगा। तो है ना, दोनों लक्षण पौधे में प्रेजेंट हैं, इसीलिए विपर्यासी लक्षण के जोड़े, विपर्यासी लक्षण के जोड़े प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 4 वजह थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। वीडियो का ये वाला हिस्सा रिपीट कर करके सुनिएगा ताकि ये बातें आपको ताकि ये बातें आपको समझ में अच्छे से आ जाए। मैं बार बार रिपीट करूँगी तो वीडियो का टाइम ड्यूरेशन ही लंबा होगा और आप लोग भी बोर हो गए लंबा वीडियो पढ़ते पढ़ते, है ना। तो आप वीडियो को पॉज कर करके या रिपीट कर करके पढ़ना इतना वाला पोर्शन, क्योंकि ये परीक्षा में आएगा ही, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। ये जो मैंने बोला विपर्यासी लक्षण प्रेजेंट है, तो इसने क्या किया, मेंडल ने जब प्रयोग किया तो इसने 7 लक्षणों को चुना कि मैं इन लक्षणों पे मेरा प्रयोग करूंगा, यानी जो प्रयोग मैं कर रहा हूँ उनमें मैं इन लक्षणों पर निगरानी रखूंगा जिससे मुझे मेरे निष्कर्ष मिलेंगे, ठीक है। उसने ऐसा सोचा कि इन लक्षणों पर मैं निगरानी रखूंगा जिसकी वजह से मुझे मेरे लक्षण मिलेंगे या मिलने चाहिए या जो भी। तो वो 7 लक्षण कौन से थे, अब जो भी लक्षण था उसके तो विपर्यासी जोड़े प्रेजेंट है, तो हम वो लक्षण देखते हैं, ठीक है। पहला लक्षण क्या है, पौधे की ऊंचाई का। अब ऊंचाई के 2 विपर्यासी यानी ऑपोजिट लक्षण क्या हुए, एक तो पौधा लंबा हो सकता है और एक ड्वार्फ यानी बौना हो सकता है। दूसरा लक्षण क्या है, पुष्प स्थिति। पुष्प स्थिति क्या होता है, जैसे कोई पौधा है ना, तो क्या होता है, एक तो पौधे के अग्रज छोर, जैसे ये पौधा है, ये इसके रूट है, यहाँ पे बीच में पत्तियां लगी हुई है, ठीक है। अब एक तो ऐसा हो कि पौधे के अंतिम छोर पे लगे फूल, या एक हो बीच में ऐसे लग जाए, है ना। तो ये 2 स्थिति हो गई। तो ये अंतिम वाली स्थिति को हम टर्मिनल कहते हैं, और ऐसे बीच में अक्ष पर अगर फूल लगे तो इसे हम एक्सियल कहते हैं, ठीक है। तो अक्ष पर जो लगेगा वो हो जाएगा कक्षीय, इस कक्ष पर जो लगेगा हो जाएगा कक्षीय, और जो अंतिम छोर पे लगेगा वो हो जाएगा अग्रस्थ, ठीक है। तो ये 2 विपर्यासी लक्षण हो गए। फिर क्या है, फली की आकृति, मटर का हमें फल पता है ना, मटर के पौधे का फल पता है, फल के रूप में वो हमें फली देता है जिसके अंदर से बीज हम खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं, ठीक है।
तो फली क्या हो गया, उसका फ्रूट हो गया। तो उस फली की आकृति के भी दो लक्षण हैं। आपने खुद ने भी देखा होगा कि मटर की कई फलियां ऐसे चपटी होती हैं और कई एकदम फुली हुई होती है, राइट। तो ये दो ऑपोजिट लक्षण हो गए, है ना। तो चपटी फली का उपस्थित होना और फुली हुई फली का उपस्थित होना, दो विपर्यासी लक्षण। चपटी को तो अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेटेड, और दूसरी कैसे है, संकीर्ण, जो फुली हुई होती है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेटेड, फुली हुई। और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब सिकुड़ी हुई, संकरी, ठीक है। फिर क्या है, अपरिपक्व फली का रंग। अपरिपक्व यानी जब फली नई नई निर्मित हुई है उस समय भी ये फली दो रंग की होती है, एक तो ये होती है ग्रीन कलर की और एक होती है येलो कलर की। फिर है पुष्प का रंग। अब मटर का पौधा जिन्होंने देखा उन्हें पता है मटर के पौधे में दो कलर के पुष्प लगते हैं, एक होता है वॉयलेट कलर और एक होता है वाइट। तो एक ही चीज के दो कैरेक्टर दोबारा हो गए। छठा लक्षण क्या है, बीज की आकृति। अब मटर के बीज हम सबने देखे, कुछ बीज तो क्या होते हैं एकदम मस्त गोल गोल होते हैं और कुछ कैसे होते हैं उस पर झुरी झुरी सी बनी हुई होती है, झुरीदार होते हैं। तो दो लक्षण होगा, एक तो राउंडेड सीड और दूसरा रिंकल्ड यानी झुरीदार, गोलाकार और झुरीदार बीज। सातवां और आखिरी लक्षण क्या है, बीज का रंग। क्या है, बीज का रंग। बीज का रंग, मटर के जो बीज होते हैं आपने अगर देखा होगा तो मटर के बीजों को या सूखे हुए बीज जो बेचे जाते हैं उनमें एक कलर होता है ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का होता है और दूसरा होता है येलोइश वाइट कलर होता है, ठीक है। तो दो कलर हो गए, येलो और ग्रीन। तो ये वो 7 लक्षण है जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया। सबसे ज़्यादा हम कौन सा लक्षण देखेंगे, आगे इसके जो नियम हम पढ़ेंगे तब सबसे ज़्यादा कौन सा लक्षण देखेंगे, एक तो ये ऊंचाई वाला देखेंगे और एक बीज के रंग और बीज की आकृति। ये 3 लक्षणों को हम बार बार स्टडी करेंगे। अब मेंडल ने जब अपना काम किया ना उस समय वैज्ञानिक क्या थे, इतने चतुर नहीं हो गए थे जितने अब हैं, यानी तब वो सब कुछ नया नया खोज रहे थे सब कुछ नया नया। तो उस समय जब मेंडल ने इतनी हाई लेवल की बातें बोली ना तो तब किसी ने विश्वास नहीं किया मेंडल का। मेंडल जब जीवित रहा तब किसी ने विश्वास नहीं किया उसकी बातों का। फिर 1900 में 1900 में 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग अपना इंडिपेंडेंटली ये अपना काम कर रहे थे। तब इन्होंने वही काम किया जो मेंडल ने किया। तो जब इन्होंने काम किया तब इन्हें पता चला कि हमसे पहले कोई ये काम कर चुका है, पर तब इसकी बातें कोई नहीं मान रहा था। तो इस तरह से मेंडल की क्या हुई, रीडिस्कवरी, पुनर्खोज, ठीक है, पुनर्खोज। तो वो 3 वैज्ञानिक कौन थे, और ये पुनर्खोज के बाद ही मेंडल के जो ये प्रयोग के जो लक्षण है या प्रयोग के जो निष्कर्ष है इन्हें पॉपुलैरिटी या सिद्धता या प्रमाणित माना गया, ठीक है। यानी मेंडल जब जीवित था तब उसका नाम नहीं हुआ, उसके मरने के बाद उसका नाम हुआ, ओके। तो 3 वैज्ञानिक कौन है, पहले है ह्यूगो डिवरेस, दूसरा है कार्ल कॉरेंस, ये बीच में आर है, CARL, कार्ल कॉरेंस, और तीसरा है एरिक वॉन शेमार्क। ये 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसकी रीडिस्कवरी की। तो अब इस पेज में से आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, दूसरा इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम, और ये 7 लक्षणों के नाम आपको याद होने चाहिए, पूछे नहीं जाते ये, पर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम दोबारा से कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो नाम, क्योंकि मैंने आपको कहा ये चैप्टर थोड़ा हाई लेवल का है इसलिए मैं इतना टाइम लेके धीरे धीरे आपको पढ़ा रही हूँ। तो हम कुछ नाम या कुछ शब्दों को दोबारा समझेंगे जिनका प्रयोग हम बार बार कब करेंगे, जब हम मेंडल का नियम पढ़ेंगे ना। मेंडल ने 3 नियम दिए हैं, मैंने आपको कहा, वो जब तीनों नियम पढ़ेंगे तब उन शब्दों का हम बार बार प्रयोग करेंगे। तो अगले वीडियो में हम वो शब्द पढ़ेंगे बार, ठीक है। थैंक यू।